एक बात सोचिए, अगर 1977 में किसी ने सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते और आज मतलब लगभग 50 साल बाद वो पैसे 2.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन गए होते। सुनने में तो बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? है। पर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की हकीकत है। और जो बात इसे सिर्फ एक नंबर गेम से ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक निवेश की कहानी नहीं है। ये उस दौर की कहानी है जब भारत के आम परिवारों ने शेयर बाजार को सट्टा समझना छोड़कर उसमें पैसा लगाना शुरू किया था, जिसे इक्विटी कल्ट का जन्म कहते हैं। आज हम इसी विशाल कंपनी की कहानी को जरा गहराई से समझने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो कंपनी की शुरुआत से लेकर आज की स्थिति और भविष्य की योजनाओं तक का पूरा खाका खींचते हैं। तो हमारा मिशन है ये पता लगाना कि मसालों और धागों का व्यापार करने वाली एक छोटी सी फर्म आखिर भारत की सबसे बड़ी और शायद सबसे प्रभावशाली कंपनी बनी कैसे। फिर देखेंगे कि कैसे इसने शेयर बाजार का खेल ही बदल दिया और फिर आज की पीढ़ी कंपनी को किस दिशा में ले जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। कहानी है 1958 की, मुंबई में एक छोटी सी ऑफिस। और कंपनी का नाम था रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। पर काम बहुत छोटा था उस वक्त। एक छोटी सी ट्रेडिंग फर्म थी। उनका बिजनेस मॉडल भी बड़ा सीधा साधा था। वो यमन जैसे देशों को मसाले बेचते थे और वहां से पॉलिएस्टर के धागे भारत लाते थे। लेकिन धीरू भाई की सोच उस बिजनेस मॉडल से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और शायद यही एक वजह थी कि उनके जो शुरुआती पार्टनर थे, उनके चचेरे भाई चंपकलाल दमानी, हाँ, वो 1965 में अलग हो गए। कहते हैं कि दोनों के काम करने के तरीके में, मिजाज में बहुत फर्क था। रिस्क लेने की क्षमता में। बिल्कुल। और ये अलगाव शायद रिलायंस के लिए बड़ा मोड़ साबित हुआ, क्योंकि ठीक एक साल बाद 1966 में धीरू भाई ने कंपनी को रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से रजिस्टर करवाया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये पूरी की पूरी दिशा बदलना था। अब वो धागा बेच नहीं रहे थे, बल्कि कपड़ा बनाने की तैयारी कर रहे थे। ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग, ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इसी कदम ने जन्म दिया विमल ब्रांड को। मुझे तो आज भी याद है, ओनली विमल की। इस एक ब्रांड ने रिलायंस को भारत के घर घर तक पहुंचा दिया था। सही बात है। विमल सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो उस वक्त के नए नए उभरते मध्यवर्गीय भारत की मतलब आकांक्षाओं का प्रतीक था। क्वालिटी, स्टाइल, एक बेहतर जिंदगी का वादा। और उसकी मार्केटिंग भी जबरदस्त थी। छोटे छोटे शहरों में एक्सक्लूसिव शोरूम खोलना, यह उस जमाने के लिए बहुत नई बात थी। बिल्कुल। और इसी मजबूत नींव पर खड़े होकर कंपनी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, जिसने भारत के आर्थिक इतिहास को ही बदल कर रख दिया। यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। साल 1977, आईपीओ। हाँ, रिलायंस अपना आईपीओ लेकर आई उस वक्त के माहौल में, जहां लोग बैंक एफडी और सोने के अलावा कुछ सोचते ही नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। और नतीजा चौंकाने वाला था। आईपीओ 7 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। 7 गुना? जी हाँ, 7 गुना। मतलब कंपनी जितने शेयर बेचना चाहती थी, लोगों ने उससे 7 गुना ज्यादा शेयरों के लिए अर्जियां डाल दी। ये अभूतपूर्व था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? एक टेक्सटाइल कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया जो उस समय की टाटा या बिड़ला जैसी बड़ी कंपनियां भी नहीं कर पाई थी? देखिए, इसकी वजह धीरू भाई अंबानी की सोच में छिपी थी। उन्होंने ये समझा कि भारत की असली ताकत उसके मध्यवर्गीय परिवारों में है। उन्होंने अपनी कंपनी की एजीएम स्टेडियम में करनी शुरू की। स्टेडियम में? हाँ, स्टेडियम में, जहां हजारों छोटे निवेशक आते थे और उन्हें कंपनी के मालिक जैसा महसूस कराया जाता था। उन्होंने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये उनका अपना पैसा है जो बढ़ रहा है। तो उन्होंने शेयर बाजार को मतलब एक तरह से लोकतांत्रिक बना दिया। बिल्कुल सही शब्द है। सट्टेबाजों की गली से निकालकर आम आदमी के निवेश का जरिया बना दिया। और उन्होंने सिर्फ भरोसा नहीं दिया, बल्कि उसे लगातार मजबूत भी किया। और इसका सबसे बड़ा हथियार था बोनस शेयर। बोनस शेयर, बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। हाँ,
मतलब वन बोनस का क्या मतलब है आसान भाषा में? आसान भाषा में, अगर आपके पास एक शेयर है तो कंपनी आपको एक शेयर और मुफ्त में दे देगी। आपके शेयरों की संख्या सीधी दोगुनी हो जाएगी। अच्छा। हाँ, बेशक बाजार में हर शेयर की कीमत लगभग आधी हो जाती है, लेकिन जब कंपनी सालों साल अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो आधी कीमत भी बढ़कर पुरानी कीमत को पार कर जाती है। और रिलायंस ने ये कई बार किया है, 1997, 2009, 2017 और हाल ही में 2024 में भी। बिल्कुल, और इसी से लंबी अवधि में निवेशकों की दौलत कई गुना बढ़ी है। और आंकड़े तो इसकी गवाही देते ही हैं। 1977 में जो शेयर 10 रुपए का था, वो 2024 के बोनस से ठीक पहले 2803,000 के स्तर पर था। सोचिए, आज जनवरी 2026 में बोनस के बाद एडजस्ट हुई कीमत करीब 1463 रुपए है, लेकिन एक शुरुआती निवेशक के पास शेयरों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि उसकी 10,000 की छोटी सी रकम आज 2.5 करोड़ की विशाल संपत्ति बन चुकी है। ये धन बनाने की एक ऐसी मशीन थी जिसे आम भारतीय पहली बार देख रहा था। और इसी ने रिलायंस को निवेशकों का चहेता बना दिया। ये तो हुई पैसे बनाने की बात, लेकिन इस मशीन को चला कौन रहा था? इस कहानी के पीछे के चेहरे कौन थे? जाहिर है, शुरुआत धीरूभाई अंबानी से हुई। हाँ, उनके विजन ने इस साम्राज्य की नींव रखी। उनके बाद मुकेश अंबानी ने कमान संभाली और कंपनी को पूरी तरह से बदल दिया। बदल दिया मतलब? उन्होंने ये भांप लिया था कि आने वाला वक्त सिर्फ तेल और टेक्सटाइल का नहीं है। उन्होंने रिलायंस को एक ऐसी दिशा में मोड़ा जिसके बारे में शायद धीरूभाई ने भी नहीं सोचा होगा, रिटेल और टेलीकॉम। और वहां भी उसे बादशाह बना दिया। बिल्कुल, और नीता अंबानी ने भी रिलायंस फाउंडेशन के जरिए कंपनी को एक सामाजिक चेहरा दिया, जो आज के दौर में बहुत जरूरी है। और अब जो हो रहा है वो तो और भी दिलचस्प है। मतलब अगली पीढ़ी को कमान सौंपना। ये सिर्फ परिवार में सत्ता बांटना नहीं लग रहा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये किसी पुरानी रियासत की तरह गद्दी सौंपना नहीं है। ये एक ही छत के नीचे 3 अलग-अलग भविष्य की कंपनियां खड़ी करने जैसा है। अच्छा, वो कैसे? आकाश अंबानी को जियो यानी डिजिटल भविष्य सौंपा गया है। ईशा अंबानी रिटेल यानी कंज्यूमर का भविष्य संभाल रही हैं, और अनंत अंबानी को न्यू एनर्जी यानी ऊर्जा का भविष्य दिया गया है। मतलब हर बच्चे को एक भविष्य का सीईओ बनाया जा रहा है। बिल्कुल, ना कि सिर्फ एक बने बनाए साम्राज्य का वारिस। ये तो कमाल की रणनीति है। मतलब आप एक ही कंपनी के अंदर 3 स्टार्टअप्स को बड़ा कर रहे हैं। और तीनों में अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी बनने की क्षमता है। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ अगले 5 साल नहीं, बल्कि अगले 20-30 सालों की योजना बना रही है। लेकिन ये सब तो इतिहास और रणनीति की बातें हैं। जो चीज मुझे आज भी हैरान करती है वो है इस कंपनी का स्केल। मतलब इसका आकार कितना बड़ा है ये समझना मुश्किल है। जामनगर की कहानी तो शायद कई लोगों ने सुनी होगी। हाँ, जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रासरूट पेट्रोलियम रिफाइनरी है। ग्रासरूट का मतलब इसे बिल्कुल शुरुआत से एक खाली बंजर जमीन पर बनाया गया है, और इसका स्केल ऐसा है कि ये हर दिन 12 लाख बैरल से ज्यादा कच्चे तेल को प्रोसेस करती है। 12 लाख बैरल? जी, ये कई छोटे देशों की कुल तेल खपत से भी ज्यादा है। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो तेल नहीं बल्कि आम है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। हाँ, ये कहानी तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। मतलब एक तेल रिफाइनरी और आम का बाग। जामनगर की वो जमीन जहां आज रिफाइनरी है, पहले पूरी तरह से सूखी और बंजर थी। तो पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए रिलायंस ने वहां एक विशाल आम का बाग लगाया। नाम रखा धीरूभाई अंबानी लकी बाग अमराई। और ये कोई छोटा मोटा बाग नहीं है, इसमें 1,30,000 से ज्यादा आम के पेड़ हैं। जी हाँ, और आज रिलायंस भारत के सबसे बड़े आम निर्यातकों में से एक है। ये उद्योग और पर्यावरण के बीच संतुलन का एक अनूठा उदाहरण है। कौन सोच सकता है भला? एक और उदाहरण है जिसने सिर्फ कंपनी को नहीं बल्कि पूरे देश को बदल दिया, जियो। 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ, उसने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। महीनों तक मुफ्त डेटा और वॉइस कॉल। पूरे टेलीकॉम सेक्टर में जैसे भूचाल आ गया था। और उसका नतीजा क्या हुआ? भारत, जो कभी महंगे डेटा के लिए जाना जाता था, अचानक दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल डेटा वाला देश बन गया। इसने भारत में एक डिजिटल क्रांति ला दी। ऑनलाइन पेमेंट, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन एजुकेशन,
ये सब कुछ तभी संभव हो पाया जब डेटा हर आम भारतीय की पहुंच में आ गया। कई बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां या तो बंद हो गईं या उन्हें आपस में विलय करना पड़ा। जियो ने बाजार के नियम ही बदल दिए। और ये सब करते हुए अब वो वनतारा के साथ पशु कल्याण के क्षेत्र में भी उतर आए हैं। हाँ, जो जामनगर में ही दुनिया के सबसे बड़े एनिमल रेस्क्यू सेंटर्स में से एक बन रहा है। अगर हम इन सब को जोड़कर देखें तो कंपनी का असली आकार समझ में आता है। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि रिलायंस अकेले भारत के कुल सामान निर्यात में लगभग 7 से 8% का योगदान देता है, और देश को जो कस्टमर एक्साइज ड्यूटी से टैक्स मिलता है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। ये किसी एक कंपनी के आंकड़े नहीं लगते, ये किसी छोटी मोटी अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं। तो इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये तो हुई अब तक की कहानी, आगे क्या? अगर हम विश्लेषकों जैसे मॉर्गन स्टैनले और गोल्डमैन सैक्स के अनुमानों को देखें तो छोटी अवधि में, मतलब 2026-27 में शेयर की कीमत में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। टारगेट लगभग 1750 से 1900 रुपए के बीच रखा गया है। लेकिन क्या सिर्फ 2024 के बोनस एडजस्टमेंट से रिकवरी और टेलीकॉम टैरिफ बढ़ने की उम्मीद से ही शेयर इतना ऊपर जाएगा? बाजार तो इन बातों को पहले से ही मानकर चल रहा होगा। बहुत अच्छा सवाल है। क्या कोई और छिपा हुआ ट्रिगर है जिस पर विश्लेषक दांव लगा रहे हैं? देखिए, टैरिफ बढ़ना तो एक तय सी बात है, लेकिन असली ट्रिगर जियो के 5G नेटवर्क के पूरी तरह से चालू होने के बाद आएगा। अभी तक 5G का असली फायदा आम यूजर को नहीं मिला है। अच्छा। जब इंडस्ट्रीज और एंटरप्राइजेस के लिए 5G के नए उपयोग सामने आएंगे, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स या स्मार्ट फैक्ट्रीज, तब जियो के रेवेन्यू में एक बड़ा उछाल आएगा। विश्लेषक उसी पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये तो हुई छोटी अवधि की बात। अगर हम थोड़ा और दूर देखें 2028 से 2030 तक, तो क्या तस्वीर दिखती है? आपने वैल्यू अनलॉकिंग शब्द का इस्तेमाल किया था। हाँ, लंबी अवधि के लिए यही सबसे बड़ा शब्द है। इसका असल में मतलब क्या है? वैल्यू अनलॉकिंग का सीधा मतलब है कंपनी की छिपी हुई कीमत को बाहर लाना। अभी जियो और रिलायंस रिटेल दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम की एक बड़ी छतरी के नीचे हैं। जब इन कंपनियों को अलग से शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा, तब बाजार इनकी असली कीमत तय करेगा। और वो कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, कोई अंदाजा? अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जियो का आईपीओ जब भी आएगा वो भारत के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में से एक होगा। सोचिए, एक कंपनी जिसके पास 45 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। बिल्कुल। इसी तरह रिलायंस रिटेल आज भारत का सबसे बड़ा रिटेलर है, छोटे किराना स्टोर से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल्स तक। जब ये लिस्ट होगा तो ये भी निवेशकों के लिए बहुत बड़ा मौका होगा। और इन सब के साथ साथ नई ऊर्जा का कारोबार भी है, जिसे अनंत अंबानी देख रहे हैं। क्या ये भविष्य में तेल के कारोबार की जगह ले सकता है? यही तो योजना है। 2030 तक जामनगर, जो आज तेल के लिए जाना जाता है, उसे ग्रीन हाइड्रोजन के हब के रूप में जाना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा दांव है। मतलब वो भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कंपनी जानती है कि जीवाश्म ईंधन का भविष्य लंबा नहीं है, इसलिए वो आज ही खरबों रुपए नई ऊर्जा में लगा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर पैनल, बैटरी स्टोरेज। सोच ये है कि जैसे जैसे तेल का कारोबार कम होगा, उसकी भरपाई नई ऊर्जा के व्यवसाय से की जाएगी। ये तो हाथी को पूरी तरह से पलटने जैसा है। बिल्कुल। और अगर वो ये कर पाएं तो ये एक और ऐतिहासिक बदलाव होगा। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो ये एक मसाला व्यापारी से शुरू होकर एक ग्लोबल पावर हाउस बनने की कहानी है। एक ऐसी कंपनी जिसने भारत के आम इंसान को शेयर बाजार का रास्ता दिखाया, जियो के साथ देश में डिजिटल क्रांति ला दी, और अब रिटेल और हरित ऊर्जा जैसे भविष्य के मैदानों में उतर चुकी है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने देखा कि कंपनी ने कपड़े से तेल, फिर तेल से डेटा और रिटेल की तरफ अपना रुख मोड़ा। अब अगली पीढ़ी से हरित ऊर्जा की ओर ले जा रही है। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब जीवाश्म ईंधन पर बना एक औद्योगिक साम्राज्य खुद को ग्रीन यानी नई ऊर्जा का अगुवा बनाने की कोशिश करता है, तो यह औद्योगिक विकास की प्रकृति के बारे में हमें क्या सिखाता है? क्या इतने बड़े और स्थापित संगठन सच में अपनी आत्मा को बदल सकते हैं, या यह सिर्फ बदलते वक्त में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की एक सोची समझी रणनीति है? एक बहुत ही गहरा सवाल है। और इसका जवाब शायद हमें अगले दशक में मिलेगा।